हाय पीपल, दिस इज सार्थक अग्रवाल। तो कल मैंने एआई पे एक शॉट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि डीप सीक ने कैसे काफ़ी अच्छी टिप्स दी हैं रिलेटेड टू हाउ वी कैन स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस। अब उसको लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी एंड चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई थी। तो आई डिसाइडेड कि इस पे फुल लेंथ एक वीडियो बना देते हैं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन बेटर टू यू, बिकॉज द थिंग इज कि अगेन हाँ यार, दिस इज ट्रू कि मैंने कॉम्प्रिहेंशंस में फुल मार्क्स स्कोर करे थे। तो हो सकता है कि आपको मेरी टिप्स इफेक्टिव लग जाएं। एंड दूसरी चीज़, वो टिप्स कहीं ना कहीं वो डीप सीक वाली टिप्स ही हैं, बिकॉज वो सॉलिडिफाई हो जाती हैं। अगेन होता क्या है, हम सबकॉन्शियसली जो चीज़ें कर रहे होते हैं, जब हम वो पढ़ लेते हैं ना कि हाँ ऐसा कुछ कोई लिख के दे रहा है या फिर कहीं पे कोई आर्टिकल वगैरह में भी होता है, तो वी स्टार्ट बिलीविंग मोर इन टू इट। तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे वो वैसे उस फॉर्मेट में शेयर करी थी। अब मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ। देखो, पहली चीज़ ज़रूर समझना यार कि कॉम्प्रिहेंशंस थोड़ा सा हैंडल करना होता तो डिफिकल्ट ही है। अब डिफिकल्ट भी क्यों होता है, अगेन एक दो मार्क्स का ही वो फाइट हो जाती है, एक दो मार्क्स में कंफ्यूजन हो जाता है एंड उसी की वजह से कह लो वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि हम कॉम्प्रिहेंशंस को इजी बताते हैं या फिर डिफिकल्ट बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे केस में भी क्या हुआ था, जब मेरा बोर्ड का पेपर था तो उसमें जो एक एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। एंड कंफ्यूजिंग भी वो क्यों ज़्यादा हो गया था, मैंने जो सोचा था, मैंने जो ऑप्शन मार्क करा था, वो फाइनली क्या हुआ, वो ना कॉन्ट्रडिक्ट करने लग गया मेरे सभी फ्रेंड्स के आंसर से। एंड अब मुझे थोड़ा सा अगेन हो गया कि यार मैं तो सोच रहा था, अच्छा सोच रहा था, लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने अपने एक जान पहचान के भैया थे, तो वो कॉलेज में थे एंड वो थोड़े से ना स्मार्ट से हैं, मतलब इन द सेंस कि उनको उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैंने उनसे कहा यार भैया आप ही बताओ फाइनली क्या हुआ इसका आंसर। एंड हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो बताया वो भी आंसर मेरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। तो मुझे ये तो हो गया था कि भैया मेरे ये तो मार्क्स गए, लाइक एक मार्क्स तो गया। तो मैं तो यही इसमें था कि यार कॉम्प्रिहेंशन में फुल नहीं आएंगे। लेकिन फाइनली क्योंकि इंग्लिश में पूरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, तो दैट क्लियरली मीन्स कि कॉम्प्रिहेंशन में जो मैंने आंसर मार्क करा था वो सही है। तो अगेन दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि लक डू प्लेज अ रोल। एक कॉम्प्रिहेंशन में लक आपका जरूर हेल्प करेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन उस पर हम अगेन वर्क नहीं कर सकते, लक पे हम वर्क नहीं कर सकते। तो हम जो चीज़ें कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो पहली चीज़ है, दैट इज़ कि कैसे अटेम्प्ट करना है कॉम्प्रिहेंशन को। तो देखो, मैंने जो बोर्ड के पेपर में करी लाइक मेथड यूज़ करा था। अब देखो, मैंने इंग्लिश स्ट्रैटेजी में अपने पे बताया भी था कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन अगर बहुत डिफिकल्ट लगते हैं तो आप हमेशा उसको एंड में अटेम्प्ट करो। पहले सेक्शन बी और सेक्शन सी को पूरा कर लो एंड फिर सेक्शन ए को टाइम दो। लेकिन और दूसरी चीज़, मैं प्री बोर्ड में भी ऐसा ही करता था, लेकिन बोर्ड में पता नहीं मेरा क्या दिमाग फिरा एंड आई थॉट कि सब कुछ सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे एंड मैंने कॉम्प्रिहेंशन को भी पहले ही अटेम्प्ट करा। अब मैंने क्या करा था, मैंने कॉम्प्रिहेंशन को रीडिंग टाइम के अंदर अंदर ही पढ़ लिया था। अब इसमें भी पढ़ने में पहली ही टिप हमारी आ जाती है, कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ने का जो तरीका है, दैट इज पहले 1 या 2 मिनट लगा के आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो। एंड क्वेश्चंस को पढ़ने से होता क्या है, आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी चला जाता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे में जब आप कॉम्प्रिहेंशन को फाइनली पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, सो दैट आपको प्रोबेबल आंसर पहले से ही पता चल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड मैंने भी जब पढ़ा था तो मैंने ऐसे ही करा था। ये तो मैं हमेशा से करता था कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लिए एंड उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना स्टार्ट करा। तो मैंने स्टार्ट भी ऐसे ही करा था। अब मैंने रीडिंग टाइम को यूटिलाइज कर लिया था एंड रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करके मैंने जब फाइनली पहले क्वेश्चंस पढ़ के वो सब उसको देख लिया था, तो मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी आंसर्स ऑलरेडी पता चल गए थे कि क्या क्या होने वाले हैं। एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स हम तभी आंसर कर पाते हैं रीडिंग टाइम के अंदर। मतलब सोचो, जब आपने लिखना स्टार्ट भी नहीं करा होता है तो उस 15 मिनट के टाइम पे ही आप 4 to 5 मार्क्स अपने ऐसे ही सिक्योर कर सकते हो। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एंड इसके बाद जब डीप सीक से मैंने जो टिप्स निकाली थी, तो उसमें भी जो एक फाइनल टिप थी वो यही थी कि हमें कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा एक सेट टाइम देना चाहिए। जो जो टिप 1 थी वो वही हो गई कि अपने को क्या करना है, अपने को पहले क्वेश्चंस पे स्किम थ्रू होना है एंड उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, सो दैट सबकॉन्शियस में चीज़ें रहें। एंड जो एक लास्ट टिप्स ने दी थी वो यही थी कि हमें कॉम्प्रिहेंशन में एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम देना है। अगेन कभी भी ओवर स्पेंड नहीं करना है, 1 या 2 क्वेश्चन के पीछे पागल नहीं हो जाना है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्यों वो सही नहीं ला सकता। उसको इमीडिएटली एट दैट मोमेंट छोड़ दो एंड उसको एंड में अपन करेंगे। अब इससे होता क्या है, इससे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारे दिमाग में वो सबकॉन्शियसली वो क्वेश्चन चलता रहता है। हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शंस पे कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा होता है। एंड फाइनली होता क्या है, एंड में हो सकता है कि हमें वो आंसर मिल भी जाता है। ये हमारे साथ साइंस वगैरह में बहुत बार होता है। हम जब भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका कंसेप्ट हमें एकदम से स्ट्राइक नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें बाकी सारे क्वेश्चंस करते हुए कई बार सबकॉन्शियसली एकदम से याद आ जाता है कि हाँ यार, उस वाले क्वेश्चन को इस वाले मेथड से करना चाहिए एंड इस वाले मेथड से सही आ जाएगा।
ओके, एंड अब फाइनली बात करते हैं कि अब आंसर्स कैसे मार्क करे जाएँ। लाइक कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करा जाए एंड कैसे एक राइट आंसर पर आया जाए। तो अब डीप सीक ने यहाँ पे जितनी भी टिप्स दी थी, मल्टीपल टिप्स इसी टॉपिक को लेके कि अगेन आंसर्स कैसे मार्क करें, तो मैं उन सबको एक समराइज्ड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एंड सबको एक साथ थोड़ा-सा क्लब करने की कोशिश करूँगा। तो देखो, पहली चीज़ है कि वोकैब्युलरी वाले क्वेश्चंस कैसे हैंडल होते हैं। जो यार वोकैब्युलरी वाले क्वेश्चंस, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें सारी वोकैब्युलरी आती है, तो ऐसा ज़रूर होता है कि यार जो अनसीन पैसेज में कई बार जो वर्ड्स दे रखे होते हैं, वो हमने पहले नहीं सुने होते हैं। इवन हिंदी में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑल्दो हिंदी में वोकैब्युलरी वाले क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इंग्लिश में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो देखो इसका एक सिंपल मेथड है एंड दैट इज उस लाइन को, जिस कॉम्प्रिहेंशन में से जिस लाइन में वो वर्ड यूज हो रहा है, उसको एक बार पढ़ो एंड उसको पढ़ने के बाद उसकी फील लेने की कोशिश करो। अगेन फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेदर इट इज कॉम्प्रिहेंशन या फिर वेदर इट इज एनी साइंस कॉन्सेप्ट। तो अब उसमें जब हम पढ़ रहे होते हैं एंड जब हम उसकी फील लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप एक क्लियर हो जाता है कि जो ऑथर, राइटर जो भी है, वो हमसे क्या कन्वे करवाना चाह रहा है उस लाइन से। एंड अगर हम एक बार वो समझ गए कि उस एक पर्टिकुलर लाइन का इन जनरल वो क्या सेंस है, तो उस सेंस के हेल्प से ही हम कई बार नहीं यार, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वोकैब्युलरी को भी समझ जाते हैं कि वो एक्चुअल में क्या मीन कर रही हो सकती है, वो वर्ड क्या मीन कर रहा हो सकता है। एंड एक बार ये पता चल गया तो फिर उसका सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो ऐसे आप आराम से हैंडल कर सकते हो एंड वोकैब्युलरी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। एंड मेरे ख्याल से अब तो शायद पैटर्न चेंज हुआ है, अगेन मेरा भाई बता रहा था, तो हो सकता है कि वोकैब्युलरी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिकॉज एमसीक्यूज के साथ साथ अब प्रॉपर आंसर वाले क्वेश्चंस भी मिक्स कर दिए हैं, तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि अगेन जो भी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, उनको कैसे एलिमिनेट करें। तो देखो, इसमें पहली चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि कभी भी जब हम आंसर दे रहे हैं, तो कभी भी एक लाइन पढ़ के आंसर नहीं देना है। अगेन इवन इफ यू नो कि इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से ये ऑप्शन की डायरेक्ट लाइन मैंने पढ़ी है पैसेज में, तब भी भाई उस लाइन को फिर से पढ़ो एंड उसका कॉन्टेक्स्ट पहले जानो। अगेन कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी आंसर को मार्क करने के लिए। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है एंड इसका तो डायरेक्ट आंसर है, तब भी भाई एक बार जरूर उसकी एक लाइन पहले की एंड एक लाइन बाद की पढ़ो एंड उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, हिंदी में खासकर बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि जो हम लाइन पढ़ के एक सेंस बनाते हैं, कई बार जब हम उसकी एक लाइन ऊपर की एंड एक लाइन बाद की पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल मैच ही नहीं करती है, या कह लो जो हम सोच रहे होते हैं उसका कुछ उल्टा ही बात निकल के आती है। तो ऐसे केस में यार कॉन्टेक्स्ट जरूर पढ़ो, इवन इफ इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट पढ़ो एंड उसके बाद आंसर मार्क करो, तो अपने को भी एक सेंस ऑफ श्योरिटी रहती है कि हाँ यार, हमने ये तो गलत करा हो ही नहीं सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इज की एलिमिनेशन मेथड को यूज करा जा सकता है। इसको हम और ज्यादा एक टेक्निकल लैंग्वेज में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। अब ये मेथड सिंपल हमें क्या कहता है, हमें क्या करना होता है, हमें जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे ऑप्शंस पे आते हैं, तो हमें हर एक ऑप्शन को उठा के ये कोशिश करनी होती है कि हम उसके गलत रीजंस को निकाल सकें। अगेन हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसा फाइंड आउट कर सके कि ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन किन किन रीजंस की वजह से गलत हो सकता है। एंड ऐसा काम हम हर ऑप्शन के साथ करते हैं एंड जब हम ऐसा करते हैं तो अगेन हमें एक सेंस आ जाता है, हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ यार, इस वाले ऑप्शंस के ये सारे बड़े सारे मल्टीपल रीजंस आ गए कि ये गलत हो सकता है। तो फिर इन मोस्ट केसेस हम उसको बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं उस ऑप्शन को एंड हम फाइनली एक ऐसे ऑप्शन पे बचते हैं जिसके हमें जो गलत होने के रीजंस लगते हैं वो इतने ज्यादा कन्विंसिंग नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही वैलिड थ्योरी, बहुत ही वैलिड मेथड होता है। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग अगेन डिसीजन मेकिंग वगैरह में भी इन जनरल लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ वगैरह में भी। तो अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड भी हम इसे कहते हैं एंड एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं। कई बार हम नए कॉन्सेप्ट ऐसे, मतलब जो हमने शायद नहीं पढ़े होते हैं, तब भी हम उस टाइप के क्वेश्चन को भी आंसर कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जो करेक्ट आंसर हो वो हमने पढ़ा भी ना हो उसका कंसेप्ट, लेकिन हमें ये जरूर पता होता है कि बाकी सब में वो लग रहा है या नहीं, तो उससे भी आंसर हैंडल कर पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इजी हो जाता है। अब उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि कई बार ऐसा होता है जब हमें ऑप्शन कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, ये आप काफी ज्यादा रिलेट करोगे इस बात से। तो कई बार ऐसा होता है कि होता क्या है बेसिकली ठीक है भाई, लेकिन होता क्या है कि जब हम 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं उसमें से ना बाकी जो ऑप्शंस होते हैं ना, बाकी 3 ऑप्शंस, वो तो ऐसी वेग से ऑप्शंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर, लाइक सस्ते में निपटा दिया होता है उन ऑप्शंस को। लेकिन कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो काफी लंबी चौड़ी कहानी बना देता है एंड एक प्रॉपर एक पूरी लाइन देता है कुछ भी पॉइंट लाने के लिए। तो होता क्या है, इन मोस्ट आइडियल केसेस भाई वो करेक्ट आंसर होता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है 1 मार्क्स, तो ऐसे केस में अगर कोई भी आपको बड़ा चौड़ा ऑप्शन लिखे ना, तो उसको अंधा मार दो भाई, वो सही होने वाला है।
बट हाँ, अगर आपको एक एक मार्क्स की कंसर्न है तो इस केस में एक बार पढ़ के वेरीफाई जरूर कर लेना। लेकिन मोस्ट आइडियल केसेस में भाई ऐसा जरूर हो जाता है, मतलब कई बार हो जाता है कि बाकी सारे ऑप्शंस बहुत छोटे छोटे एंड वेग से होते हैं। वेग इन द सेंस कि हमें मतलब लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही बेकार बात कह दी, या फिर कुछ खास दम नहीं लगता इस बात में कि हमने कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ के देखा तो इसका तो कुछ खास ऐसा पर्पस लगता नहीं है इस लाइन को यूज करने का, इस ऑप्शन को डालने का। तो वो चीज़ हम एलिमिनेट करके हम फाइनली एक जो बड़ा अच्छी खासी कहानी बना देता है ऑप्शन, वो सही हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत इफेक्टिव होती है एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बार हो जाती है। अगेन मैं तो साइंस के क्वेश्चन ऐसे काफ़ी सारे देखे हैं जिसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कुछ ऑप्शन ऐसी बन जाते हैं, ये पैकेजेस वगैरह में ज़्यादा होता है। तो लेकिन एक ऑप्शन कोई अच्छी खासी कहानी बना देता है तो वो सही हो जाता है ऑप्शन। तो अब यही सारी मेन टिप्स हैं एंड इन सब का ही लाइक एग्रीगेट ये होता है कि हमें फाइनली क्या करना है। हमें फाइनली कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें एलिमिनेट कर लेना है ऑप्शंस को, एंड हमें करेक्ट ऑप्शन के पास आने के लिए हम कई बार अपना अच्छा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चीज मैं इसमें मिस आउट कर गया, एंड दैट इज कि हम क्या करते हैं, हम कई बार ना अपने मॉरल सेंस को यूज करते हैं ऑप्शंस को मार्क करने के लिए। लेकिन ट्रस्ट मी यार, कॉम्प्रिहेंशन में मॉरल सेंस को अपने भूल जाओ, उसको जाने दो भाई, अपने मॉरल सेंस को एकदम भूल जाओ एंड अपने दिमाग से मत करो सॉल्व। पैसेज में जो लिखा है, जब तक आप कोई भी चीज को पैसेज से प्रूव नहीं कर सकते तब तक भाई उसको आंसर करेक्ट मत करो। लाइक व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज, बेसिकली ठीक है भाई, सॉरी भाई लेकिन बेसिकली सॉरी भाई, फिर से बोलने वाला था मैं, चलो छोड़ो, बकवास हो गई। अब देखो होता क्या है, व्हाट दिस मीन्स इज कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट आ गई, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब ये लाइन दे दी एंड आपको पता यार ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आपको पैसेज में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो भाई उसको मार्क मत करना, बिकॉज ऐसा नहीं होगा। लाइक अगर आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे एंड जो करेक्ट आंसर होगा वो हमेशा से आप पैसेज से प्रूव कर पाओगे। अगर आपको पैसेज में उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे केस में वो आंसर करेक्ट नहीं होगा, इवन दो वो लॉजिकली या मॉरली कितना भी सही हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसको ध्यान रखना। एंड इससे कई बार आप जो बेकार के मार्क्स लूज करते हो, जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी पे होते हैं, इसी पे गलत होते हैं कि हम अपना मॉरल सेंस लगाने लग जाते हैं एंड उससे वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अगेन ये सारी टिप्स हैं एंड थोड़ी सी लेंथी होगी वीडियो, बट देन इसमें मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। एंड अगेन लास्ट टाइम है तो मतलब ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन।